हाय फोक्स, ये वीडियो के अंदर हम जो है दो फार्मा कंपनीज का डिस्कशन करेंगे। अब दोनों फार्मा कंपनीज जिनका हम डिस्कशन करेंगे ये जो है स्मॉल कैप फार्मा कंपनीज है। जहां बाकी फार्मा कंपनीज के अंदर रेवेन्यूज का इशू हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी का इशू हो रहा है, ईपीएस एक्सपेंशन का इशू हो रहा है, ये दोनों फार्मा कंपनी जो है कॉन्स्टेंटली एक्सपांड करते जा रही है। इसके साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होते जा रही है और रेवेन्यूज भी फास्ट पेस पे और कंसिस्टेंट पेस पे इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो 20, 22, 25, 30% के आसपास जो है रेवेन्यूज इंक्रीज हो रहे दोनों कंपनी के। दोनों भी कंपनीज के बिजनेस मॉडल जो है इंटरेस्टिंग है स्टडी करने के लिए। तो मैंने सोचा कि भाई दो फार्मा कंपनीज, दोनों स्मॉल कैप कंपनीज है, 2000 करोड़ के आसपास का दोनों का ही मार्केट कैप है। तो दोनों कंपनीज को जो है एक ही वीडियो के अंदर कवर कर देंगे, दोनों का बिजनेस मॉडल वगैरह के बारे में बात करेंगे, कौन कौन इनसाइट्स लेंगे, कंपनी का मैनेजमेंट जो है बोल क्या रहा है और आगे आप दोनों कंपनीज जो है नियर टर्म किस तरीके से परफॉर्म करेगी उसका भी डिस्कशन कर लेंगे। अब पहली कंपनी जिसका हम बात करें तो वो है विंडलेस बायोटेक। अब विंडलेस बायोटेक के मैक्सिमम रेवेन्यूज अगर आप देखोगे तो भाई सीडीएमओ से आते हैं। तो भाई अगर इसके रेवेन्यूज जो है सीडीएमओ से आते हैं, जहां बाकी कंपनीज अगर आप देखोगे तो भाई सेल्स के अंदर इतना अच्छा रिपोर्ट नहीं कर रही है। विंडलेस जैसी कंपनी जो है 22% का सेल्स ग्रोथ दिखा रही है। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसके नंबर ट्रैक करते हो तो आप इसका नंबर जो है दिसंबर 2023 से देखते आओगे तो जहां बाकी फार्मा कंपनीज के अंदर प्रॉब्लम हो रहा था, विंडलेस जो है 35 to 25% के आसपास का जो है रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहा था। और अभी भी सेल्स के अंदर 23% की जो है हमें सेल्स ग्रोथ देखने मिली है। क्यू अगर हम कंपेयर करें, ईयर ऑन ईयर के नंबर्स अगर हम कंपेयर करें तो अगर हम देखेंगे तो कंपनी जो है केपेक्स वगैरह भी कर रही है। 48 करोड़ की केपेक्स का गाइडेंस देकर रखा है कंपनी के मैनेजमेंट ने अबाउट FY 2025 के अंदर। और अभी जैसे कि आप देखोगे तो एबिटा मार्जिन के अंदर 23% का जो है हमें एबिटा के अंदर जो है इंक्रीज देखने मिला है और मार्जिन वही 12% के आसपास है। अगर आप विंडलेस के मार्जिन देखोगे तो मार्जिन मेंटेन्ड है 11-12% के आसपास। वहां जाके अगर आप सुवेन के मार्जिन देखोगे तो मार्जिन जो है वो कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो मेंटेन्ड ही है, थोड़ा ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ, डिसेंट लेवल पे जो है मार्जिन मेंटेन्ड है। अब आप देखोगे कि तो भाई सुवेन के मार्जिन 46% है, विंडलेस के मार्जिन जो है वो इतने ज़्यादा अच्छे मार्जिन नहीं है, मतलब 11-12% के आसपास मार्जिन है। तो आखिर डिफरेंस क्या है? दोनों भी जो कंपनी, अगर आपने सुवेन वाला वीडियो देखा रहेगा तो दोनों भी जो कंपनी हमारे फार्मा सेगमेंट के अंदर ही काम करती है, सीडीएमओ सेगमेंट के अंदर ही काम करती है। तो आखिर ये दोनों कंपनीज के मार्जिन के अंदर इतना डिफरेंस क्यों है? वेल बेसिकली इतना ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि एक कंपनी जो है हमारी पेटेंटेड सीडीएमओ के अंदर काम करती है, स्पेशलाइज सीडीएमओ के अंदर, और एक कंपनी जो है जेनेरिक सीडीएमओ के अंदर काम करती है। अगर आप स्पेशलाइज सीडीएमओ के अंदर देखोगे, पेटेंटेड सीडीएमओ के अंदर देखोगे तो भाई मार्जिन आपके कंपैरेटिवली उसमें ज्यादा होते हैं। अगर आप सुवेन के नंबर्स देखोगे, पिरामिल फार्मा के मार्जिन देखोगे तो पिरामिल फार्मा के भी मार्जिन अगर आप देखोगे तो इससे ज्यादा है। तो विंडलेस जो है हमारे जेनेरिक सीडीएमओ के अंदर काम करती है, इसलिए मार्जिन थोड़े हिट ले चुके हैं। अगर आप हिकल के केस में देखोगे तो हिकल का भी जो है हमने वीडियो बनाकर रखा है सीडीएमओ का, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हिकल के केस में भी मार्जिन जो है वो यही प्लेस पे जो है मेंटेन्ड है, वही 15, 16, 17% के आसपास, ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा नहीं है। और हिकल के केस में कैसा हो रहा है कि इनका अभी रेवेन्यूज जो है इतना हिट ले चुका है, अगर आप देखोगे तो भाई सेल्स के अंदर डी ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर डी ग्रोथ है। ये क्यों हमें देखने मिल रहा है? क्योंकि अब हिकल जो है हमारा एग्रोकेमिकल सेगमेंट के अंदर काम करता है। भले ही हिकल भी जेनरिक सीडीएमओ कंपनी है, लेकिन इनका जो है एग्रो केमिकल सेगमेंट के ऊपर, क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर जो है वो सेगमेंट के अंदर भी ये लोग जो है वो सीडीएमओ सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो अब वो जो है हिट ले चुका है, चाइना से जो है वो डीस्टॉकिंग चल रही है, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री पूरी सफर कर रही है। तो भाई हिकल के क्लाइंट्स वगैरह भी जो है सीडीएमओ सर्विसेज के इन्हें जो ऑर्डर्स वगैरह जो है वो आ नहीं रहे और हिकल जो है उसके अंदर रेवेन्यू डी ग्रोथ हो रहा है। फिर अब ऑब्वियसली हम फिर से विंडलेस पे आ जाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो विंडलेस जो है 3 सेगमेंट के अंदर काम करती है। एक जो है आपका जेनरिक फॉर्मुलेशन सीडीएमओ वाला, एक जो है ट्रेड जेनरिक्स वाला, और तीसरा जो है एक्सपोर्ट वाला। अब तीनों सेगमेंट के अंदर देखोगे तो तीनों सेगमेंट से जो है डिसेंट लेवल की ग्रोथ आ रही है। ट्रेड जेनरिक्स में अगर आप देखोगे तो भाई क्या जेनरिक मेडिसिन होती है, कुछ जेनरिक मेडिसिन होती है। अब जैसे कि इंडिया के अंदर 2 टाइप की मेडिसिन होती है, एक होती है ब्रांडेड मेडिसिन और दूसरी होती है अनब्रांडेड मेडिसिन, ओटीसी मार्केट बोलते हैं हम उन्हें। अब जैसे मार्क्सन फार्मा वाली जैसी कंपनीज है, जैसे अगर आप देखोगे तो मार्क्सन फार्मा जैसी कंपनीज भी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है। तो मार्क्सन जैसी आप कंपनी देखोगे तो ये कंपनीज भी जो है ओटीसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। अगर आप इस बिजनेस को इंडिपेंडेंटली स्टडी करोगे तो आपको जो है पूरा आइडिया लग जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इंडिया के अंदर ओटीसी मार्केट की कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हो रही है, और जितना बाहर के कंट्रीज के अंदर ओटीसी मार्केट पेनिट्रेटेड है उतना इंडिया के अंदर अभी तक है नहीं, क्योंकि लोगों के अंदर इतना नॉलेज नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूएस में जाके बोलते हो कि भाई मुझे पैरासीटामोल चाहिए, और अगर आप इंडिया के अंदर बोलते हो कि भाई मुझे क्रोसिन चाहिए, और वही अगर आप इंडिया के अंदर पैरासीटामोल मांगोगे तो आपको पैरासीटामोल का प्राइस क्रोसिन से जो है कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम पड़ेगा। इंडिया के अंदर क्या हो चुका है, फार्मास्यूटिकल मार्केट जो है ना हमारा एकदम ब्रांड ओरिएंटेड हो चुका है कि भाई मुझे ये ब्रांड की मेडिसिन चाहिए, दैट्स इट। हम लोग जो है जनरलाइज्ड, हमारी जो जनरलाइज्ड मेडिसिन वगैरह है उनके ऊपर जो है फोकस नहीं करते। हालांकि उनका इफेक्ट सेम होता है, मार्जिन कम होता है। मार्जिन्स वगैरह अगर आप देखोगे तो उनके कॉस्ट वगैरह कम होते, तो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी होते। रूरल एरियाज के अंदर ये जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन इंडिया के अंदर लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं है, तो इसलिए जो है ओटीसी मार्केट का सेल्स वगैरह इतना नहीं है। बट उसका भी अवेयरनेस वगैरह इंक्रीज होते जा रहा है। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो ओटीसी मार्केट्स के अंदर अगर आप काम करते हो, मार्क्सन जैसी कंपनीज के देखोगे तो कंपनी के मैनेजमेंट अपने कॉन कॉल के अंदर बोला है कि मार्जिन्स वगैरह जो है अभी स्टेबलाइज हो रहे हैं ओटीसी के अंदर, और कंपेयर टू प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स ओटीसी के अंदर ज़्यादा स्टेबलाइज्ड मार्जिन है। अगेन चीज़ें कनेक्ट करनी पड़ती है भाई, अगर आप कोई स्पेस के अंदर काम कर रहे हो तो आपको जो है अलग अलग कंपनी के अलग अलग डॉट्स वगैरह जो है कनेक्ट करने पड़ते हैं जब आप कोई भी बिजनेस जो है कोई भी सेक्टर के अंदर स्टडी करते हो। तो इसलिए आपको सारे पीएस ट्रैक करने होते हैं। भले ही आपके, मैं मानता हूँ कि फार्मा के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, ईपीआई होता है, फॉर्मुलेशन होता है, आर&डी होता है, इसके साथ साथ तो ऐसे मैं मानता हूँ भाई बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। बट पीयर्स वगैरह को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो ही आप जो है इंडस्ट्री के ऊपर कन्विक्शन बिल्डअप कर पाओगे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज अबाउट 75% ऑफ द रेवेन्यूज जो है सीडीएमओ से आते हैं, 21% जो है ट्रेड जेनरिक से आते हैं, और 4% जो है वो एक्सपोर्ट से आ रहे हैं। ट्रेड जेनरिक्स के अंदर अच्छा खासा ईयर ऑन ईयर का इंक्रीज देखने मिला है, सीडीएमओ से तो कंपैरेटिवली ज़्यादा ही है। और अगर आप देखोगे तो कंपनी को जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज मिल नहीं रहा है, क्योंकि कंपनी जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह पे भी फोकस कर रही है। अगर आप देखोगे तो डिप्रिशिएशन कॉस्ट के अंदर जो है हमें इंक्रीज देखने मिला है, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर भी जो है हमें इंक्रीज देखने मिला है। और ये अब फार्मा कंपनीज ऑब्वियसली आर&डी वगैरह के अंदर स्पेंड करती है, तो इनके एम्प्लॉय एक्सपेंस के अंदर वगैरह भी जो है इंक्रीज देखने मिलता रहता है। और इसलिए इन्हें जो है अब कोई स्पेसिफिक टाइम होता है जबकि कंपनी जो है आर&डी के ऊपर स्पेंड कर रही है, तो वो तो इन्हें पी&एल के अंदर एक्सपेंस करना होता है, तो वो टाइम भी जो है मार्जिन वगैरह हिट ले लेते हैं। बट अगर आप एबिटा मार्जिन देखोगे तो भाई एबिटा मार्जिन जो है कंपनी के मेंटेन्ड है। फिर उसके बाद अगर आप इस कंपनी पे आओगे, इस कंपनी की बात करोगे, तो बेसिकली ये, अगर हम विंडलास की बात करें तो विंडलास जो है कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। ये चाहती है कि इनका जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स वाला पोर्टफोलियो है वो इंक्रीज हो जाए, क्योंकि अगर आप कॉम्प्लेक्स के अंदर मार्जिन देखोगे तो कंपैरेटिवली मार्जिन भी ज़्यादा होते हैं। और आईपी राइट्स इनके जो अबाउट 99% ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं उनके जो है इन्होंने आईपी राइट्स लेकर रखे। आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसकी वजह से इनके क्लाइंट्स वगैरह जो है वो सीडीएमओ के अंदर इनके पास ही आए और बोले कि आप जो है हमारे लिए, आप ही जो है मेडिसिन वगैरह जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकते हो। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं इनके, बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल क्लाइंट्स हैं, और इनका मैक्सिमम क्लाइंट्स है जो टॉप 10 या 5 क्लाइंट्स जो होते हैं जिनसे अगर कॉन्सेंट्रेटेड रेवेन्यू आता है तो वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बन जाता है अगर आप विंडलास के केस में बात करोगे तो, क्योंकि इनके टॉप वाले जो क्लाइंट्स हैं उनसे इनके अच्छे खासे रेवेन्यूज आते हैं। अगर हम दूसरी कंपनीज का भी, दूसरी कंपनी जिसका हम डिस्कशन करेंगे उसके साथ भी जो है वो सेम केस है। अब हमारा विंडलास जो है ये क्रोनिक डिसीजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। अब क्रोनिक डिसीजेस के ऊपर जितना ज़्यादा फोकस करते हो उतने ज़्यादा आपके मार्जिन और सेल्स इंक्रीज होते जाती है। अब क्रोनिक डिसीज और अक्यूट डिसीज के अंदर डिफरेंस क्या होता है, चलो मैं आपको वो बता देता हूँ। सीडीएमओ का मतलब अगर आपको पता नहीं है भाई, और अगर आप ये वीडियो जो है अभी तक देख रहे हो तो सीधा जाके इसके पहले वाला जो वीडियो है सीडीएमओ के ऊपर बनाया हुआ है मैंने, वो वीडियो वो जाकर चेक करो, फिर आपको ये वीडियो जो है वो समझेगा, कनेक्ट होना, चीज़ें चालू हो जाएगी। फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो बहुत सारी कंपनी जो है खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती है हर एक मेडिसिन, हर एक फैसिलिटीज़, उनके पास जो है वो ड्रग्स का आईपी नहीं होगा, और उन्हें जो है खुद, अब अगर आप देखोगे तो विंडलास जैसी कंपनीज है उनके पास जो आईपी होता है, और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके पास उस ड्रग्स का स्पेसिफिकली आईपी नहीं होगा, या फिर उनके पास कैपेसिटी नहीं होगी इन ड्रग्स को मैन्युफैक्चर वगैरह करने की। ये सब इश्यूज वगैरह चलते रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि थर्ड पार्टी कंपनीज के पास जाते हैं और उन्हें जो है सीडीएमओ कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं। तो ये सीडीएमओ कंपनीज जो है उन्हें जितने ज़्यादा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं उतना ज़्यादा उनके कंपनी के रेवेन्यू विजिबिलिटी के लिए बेटर होता है, और ऑब्वियसली इनके मार्जिन्स वगैरह भी, सीडीएमओ के अंदर जो मार्जिन्स वगैरह होते हैं वो सस्टेन्ड रहते हैं। हालांकि सीडीएमओ जो है आपका एक एसेट हैवी बिजनेस है, तो इन कंपनीज के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और एसेट टर्न्स जो है आपको सेपरेटली ट्रैक करने होते हैं सीडीएमओ के अंदर। फिर उसके बाद अगर हम बात करें क्रोनिक और अक्यूट पे हम फिर से आ जाए, तो भाई क्रोनिक डिसीजेज जो है आपको बार बार होते हैं, बार बार मतलब बेसिकली क्रोनिक
क्रोनिक डिसीज आप एक बार में ठीक नहीं कर सकते हो। जैसे कि भाई आपको हेडेक हो रहा है तो हेडेक जो है आपका अक्यूट सेगमेंट के अंदर आ जाता है। और क्रोनिक डिसीज की बात करें तो हम बोल सकते हैं अस्थमा हो गया, कैंसर हो गया, तो भाई उनके लिए जो है आपको कॉन्स्टेंटली मेडिसिन वगैरह जो है लेनी रहती है। तो ये सब जो चीज़ें क्रोनिक सेगमेंट के अंदर आती है, हालांकि हमारे लिए जिसे डिसीज वगैरह किसी को होता है तो भाई ये तो बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन कंपनीज के लिए अगर आप फार्मा कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो जितना ज़्यादा उनका क्रोनिक का शेयर इंक्रीज होते जाता है उतना ज़्यादा उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बेटर होती है। एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है, लेकिन आप कोई कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के लिए तो आपको इंटरेस्ट होना ही चाहिए। फिर उसके बाद वैल्यू चेन की बात करें तो भाई पहले जो है रिसर्च होता है, उसके बाद ड्रग डेवलपमेंट होता है, एपीआई मैन्युफैक्चरिंग होता है, फॉर्मुलेशन होता है और पैकेजिंग होता है। अब विंडलर्स जो है हमारे फॉर्मुलेशन के अंदर जो है सीडीएमओ सर्विसेज वगैरह जो है वो प्रोवाइड करती है, और इसके साथ साथ ये लोग जो है सीआरओ वर्टिकल भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब रिसर्च वाला जो वर्टिकल होता है बाकी कंपनीज को रिसर्च वगैरह करने में हेल्प वगैरह करते हैं, वो भी जो है वो प्रोवाइड करके देते हैं। अब फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो भाई अगर आप विंडलेस की बात करोगे तो विंडलेस के केस में अगर आप पोर्टफोलियो बाइफर्केशन देखोगे तो कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई अच्छा खासा फोकस है 64% के आसपास, और 35% जो है कन्वेंशनल ड्रग्स के ऊपर जो है फोकस कर कर रखा है कंपनी के मैनेजमेंट ने। और इनका जेनरिक फॉर्मुलेशन सीडीएमओ प्रोडक्ट्स जो है उसके ऊपर भी जो है 42% के आसपास केगर की जो है ग्रोथ आ रही है, और हमारे रेवेन्यूज़ के अंदर भी जो है 14% का जो है हमें ग्रोथ देखने मिल रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इनका कस्टमर बेस भी अच्छा खासा है, बड़े बड़े जो क्लाइंट्स हैं इनके पास और कस्टमर्स भी इनके पास रैपिड पेस पे। अगर आप देखोगे तो FY23 में 441 कस्टमर्स थे और अभी जो है 583 हो चुके हैं। तो इनका कस्टमर एक्सपांशन भी जो है रैपिड पेस पे चल रहा है, और ये कस्टमर डी रिस्किंग भी कर रहे हैं कि भाई जो कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क वगैरह होता है कि भाई तुम टॉप 5 कस्टमर से ही इतना इतना रेवेन्यूज आ रहा है, तो वो भी जो ये कंपनी वगैरह है वो रिड्यूस करते जा रही है। फिर उसके बाद बात करें तो R&D के ऊपर भी अच्छा खासा स्पेंड कर रही है। चलो अब ये सब बात हो गई कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, हमें मतलब नॉर्मली हमने कंपनी के ऑपरेशंस वगैरह के बारे में बात कर ली। अब जो है मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। अगर हम देखेंगे तो भाई गाइडेंस जो है इन्हें देकर रखा है, गाइडेंस पहले कंपनी के मैनेजमेंट ने दिया था 1000 करोड़ का, बट अब जो है कंपनी के मैनेजमेंट बोल रही है अपने कॉन कॉल के अंदर कि गाइडेंस का जो है हम गारंटी ले नहीं सकते, कि मतलब आपको दिख रहा है कि ग्रोथ आउटलुक जो है वो क्लियर है बट गाइडेंस का हम गारंटी नहीं देंगे। तो ये एक नेगेटिव साइन हो जाता है मेरे लिए, तो क्योंकि मैं जो है कंपनी के गाइडेंस के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैक करता हूँ कंपनी के गाइडेंस को। और अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस के बारे में गाइडेंस दे रही है तो ऑब्वियसली वो ऑप्टिमिस्टिक है, और कोई कंपनी अगर गाइडेंस देने के लिए रिफ्रेन कर रही है तो भाई वो कंपनी जो है अपने बिजनेस के रिलेटेड ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो आपको देखनी चाहिए, इंडिपेंडेंटली एनालाइज करनी चाहिए। जो दूसरी कंपनी जिसका हम बात करेंगे जो कि जिसका नाम है बीटा ड्रग्स, अब उसके मैनेजमेंट ने ऑप्टिमिस्टिकली अपने बिजनेस के अंदर जो है वो गाइडेंस देकर रखा, बट विंडलेस के मैनेजमेंट ने जो है वो गाइडेंस दिया नहीं है। इसके साथ साथ ये केपेक्स वगैरह भी कर रहे हैं, इंजेक्टेबल्स के ऊपर जो है ये अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वगैरह इंक्रीज करते जा रहे हैं। अगर हम फॉर्मुलेशंस की बात करें, अगर आप देखोगे तो फॉर्मुलेशंस के अंदर फोकस करते हैं। फॉर्मुलेशन के अंदर बेसिकली आपका होता क्या है कि आपका एपीआईज वगैरह होते हैं, उन रॉ मटेरियल्स वगैरह होते हैं। अब आपका मेन फोकस फॉर्मुलेशन के अंदर क्या होता है कि आप किस तरीके से उसे फॉर्मुलेट करोगे कि वो जो है आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाए। अब ओरल फॉर्मुलेशन भी होता है, लिक्विड भी होता है, इंजेक्टेबल्स के थ्रू वगैरह भी होता है। तो अब ये लोग जो है इंजेक्टेबल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इनका इंजेक्टेबल्स का केपेक्स भी आ रहा है, जिसकी वजह से आप देखोगे तो कंपनी के डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो है वो किक इन होते जा रहे हैं और मार्जिन इसके वजह से थोड़े डिक्रीज हो चुके हैं। बट कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि अगर इंजेक्टेबल्स वाला सेगमेंट इनका रन आउट हो जाता है तो आराम से इनके मार्जिन के अंदर 2-3% का जो है वो इंक्रीज देखने मिलेगा। मतलब अभी जो आपको मार्जिन दिख रहे हैं 11-12-13% के आसपास, तो वो जो मार्जिन है 15-16% के आसपास जो है वो आराम से चल जाता है, क्योंकि आपके इंजेक्टेबल वाले बिजनेस के अंदर कंपैरेटिवली ज्यादा मार्जिन होते हैं। एक बार इसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है अगर आप देखोगे तो 45% के आसपास चल जाती है, 40-45% के आसपास। तो कंपनी जो है और अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करने को देखेगी, बट पहले जो है इन्हें इंजेक्टेबल्स की जो कैपेसिटी है वो प्रॉपर लाइव लेके जाना है उसे, और फिर जो है आगे कंपनी बात करेगी उसके ऊपर। फिर दूसरी कंपनी जिसका हम डिस्कशन करते हैं वो जो है बीटा ड्रग्स है इस कंपनी का नाम। ये भी 2000 करोड़ के आसपास ही जो है ये कंपनी का मार्केट कैप है। और अगर आप देखोगे तो बीटा ड्रग्स जो है बेसिकली हाफ ईयरली अपने रिजल्ट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करती है। तो अगर आप बीटा ड्रग्स के रेवेन्यू ट्रैक करोगे तो बीटा ड्रग्स के रेवेन्यूज के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है। कंपनी कॉन्स्टेंटली 25-30% के आसपास ग्रो कर रही है। इसकी वजह से बीटा ड्रग्स का अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो वैल्यूएशन भी हाई है, और अगर आप कंपनी के मार्जिन देखोगे तो मार्जिन भी हाई है, क्योंकि बीटा ड्रग्स जो है आपके एक स्पेशलाइज सेगमेंट के अंदर काम करता है। ये जो है ऑन्कोलॉजी के ऊपर काम करता है। अब ऑन्कोलॉजी क्या होता है, आपके ऑन्कोलॉजी मतलब उस टाइप की एक ब्रांच होता है जिसकी वजह से अगर आपके कैंसर हो गया, अगर आपको कुछ कैंसर वगैरह जैसी बीमारी हो जाती है, ल्यूकेमिया हो जाता है या ऐसे कुछ डिसीज हो जाते हैं, तो उन्हें जो है ऑन्कोलॉजी वाली मेडिसिन वगैरह ये जो है वो ट्रीट करती है। मतलब बेसिकली आपके कैंसर वाले सेगमेंट के अंदर, ऑन्कोलॉजी वाले सेगमेंट के अंदर इनका जो है मैक्सिमम फोकस है।
तो आप देखोगे तो इनका जो है बिजनेस जो है 3 चीज़ों पे है, मतलब 4-5 चीज़ों पे। बेसिकली पहला जो चीज़ है वो है ओन ब्रांड, मतलब पहला सेगमेंट है इनका ओन ब्रांड, जहाँ पे ऑन्कोलॉजी के प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, इंजेक्टेबल बनाते हैं, ओरल फॉर्मुलेशन वगैरह बनाते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है एक्सपोर्ट्स, मतलब ये लोग जो है एक्सपोर्ट वगैरह के थ्रू भी अभी जो है ग्रोथ लेके आ रहे हैं, और एक्सपोर्ट के अंदर ग्रोथ भी अच्छी देखने मिल रही है। मतलब अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर 141% का जो है इंक्रीज देखने मिला है। एपीआई बिजनेस के अंदर 20% का ग्रोथ देखने मिला है, और फिर इनका जो सीडीएमओ सेगमेंट है उसके अंदर भी जो है अच्छा खासा ग्रोथ जो है हमें देखने मिल रहा है। फिर कंपनी ने गाइडेंस क्या देकर रखा है, अगर हम बीटा ड्रग्स की बात करें तो भाई बीटा ड्रग्स के मैनेजमेंट ने जो है ऑलरेडी गाइडेंस प्रोवाइड करी है। ये मुझे मैनेजमेंट की एक पॉजिटिव बात लगी। मैनेजमेंट ने बोला है कि हम जो है हमारे रेवेन्यूज 25 to 30% के आसपास अगले 2 से 3 साल के लिए ग्रो करेंगे। और हम जो है ये 25 to 30% वाला गाइडेंस किस तरीके से अकम्प्लिश होगा, क्योंकि ये जो है एक्सपोर्ट्स के अंदर कॉन्स्टेंटली एक्सपांशन करते जा रहे हैं, और ये एनडीडीएस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब एनडीडीएस मतलब वो चीज़ होती है जिसके थ्रू आप जो है अपने बॉडी के अंदर फॉर्मुलेशंस वगैरह जो है इंजेक्ट कर सकते हो, डाल सकते हो। तो एनडीडीएस मतलब आपका बेसिकली आप इंजेक्टेबल्स टाइप समझ सकते हो। अब इतना स्पेशलाइजेशन मेरा फार्मा के अंदर है नहीं, तो मैं आपको इतना सिंपली भी समझा नहीं सकता, बट बेसिक लेवल पे आप वही समझ सकते हो कि एनडीडीएस मतलब इंजेक्टेबल्स टाइप कुछ होता है जिसके थ्रू आप फ्लूइड्स वगैरह होते हैं अपने बॉडी के अंदर डाल सकते हो। और ये कंपनी जो है अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वगैरह भी इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से गाइडेंस वगैरह जो है आराम से अचीवेबल है। जहां बाकी फार्मा कंपनीज बोल रही है कि भाई हमारा जो रेवेन्यू वगैरह है वो मतलब गाइडेंस कुछ दे नहीं रही है, H2 अट्रैक्टिव होगा, ये होगा वो होगा बोल रही है। अब बीटा ड्रग्स जैसी कंपनीज का मुझे एक बात अच्छा लगा कि ये एक तो नीश प्लेयर है, नीश गेम खेल रही है, मार्जिन ज़्यादा है, इसके साथ साथ गाइडेंस वगैरह भी दे रही है, तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है बिजनेस के बारे में मेरे लिए पर्सनली। तो बीटा ड्रग्स मुझे एक इंटरेस्टिंग बिजनेस लग रहा है। इसके साथ साथ स्पेशलाइज सेगमेंट के अंदर भी काम करता है, तो ये एक और मार्जिन के ऊपर एक अट्रैक्टिव पीस चेरी ऑन दी टॉप हो जाता है आपको। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो है बिजनेस के वो रिड्यूस होते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से मार्जिन वगैरह भी जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो पहले रॉ मटेरियल के प्राइसेस वगैरह जो है वो इंक्रीज हो गए थे, जिसकी वजह से मार्जिन एकदम हिट ले चुके थे, बट अब प्राइसेस वगैरह भी जो है वो नॉर्मलाइज होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये चीज़ जो है आपको बीटा ड्रग्स के बारे में देखनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कंपनी जो है आराम से 5 to 7 ड्रग्स जो है एनुअली लॉन्च कर रही है, तो इसके थ्रू इनका मैक्सिमम फोकस वही है कि ये जो है ओन ब्रांड्स के ऊपर जो है फोकस रखे, क्योंकि ओन ब्रांड्स के अंदर इनके अभी करंटली जो है हाईएस्ट मार्जिन है। सीडीएमओ से जो मार्जिन आ रहे हैं वो लिमिटेड होते हैं, क्योंकि सीडीएमओ के अंदर ये जो है जेनेरिक सीडीएमओ के अंदर काम कर रहे हैं, तो इसलिए आप जैसे कि विंडलेस के केस में देखोगे तो मार्जिन थोड़े कम है। बट बीटा ड्रग्स के केस में भी हमें जो है सेल्स ग्रोथ अच्छी देखने मिल रही है, और इनके ओन ब्रांड के थ्रू इनका जो है वो मैक्सिमम सेल्स आ रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट रीच कंपनी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते जा रही है। फार्मा कंपनीज को अगर आप ट्रैक करते हो तो भाई कंपनीज को कौन से एक्रेडिटेशंस मिले, उन्हें किस तरीके का अप्रूवल मिला है, क्या कंपनी फाइल कर रही है, डीएमएफ किस तरीके के फाइल कर रही है, तो ये भी ट्रैक करना जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फार्मा कंपनी इसके फार्मा स्पेस के अंदर ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर अगर आप देखोगे तो ये कुछ कंपनी के जो है ओन प्रोडक्ट्स है, और ये मोस्ट एक्टिव है इन एनडीडीएस फॉर्मुलेशन वगैरह। अगर आप देखोगे तो ये कुछ ओन प्रोडक्ट्स के सैंपल्स हैं इनके। और फिर अगर आप कंपनी के मैनेजमेंट का देखोगे तो ये लोग क्या करते हैं, ये पहले मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं, फिर उसके लिए एपीआई वगैरह जो है इन हाउस डेवलप करके रखते हैं। उसका जब पेटेंट एक्सपायर होगा उसके 6 मंथ्स पहले ये लोग जो है एपीआई मतलब डेवलप करके रखते हैं, फिर उसके बाद उसका फॉर्मुलेशन होता है, फिर उसके बाद उसका टेस्ट वगैरह होता है और मार्केट के लिए लॉन्च किया जाता है। अब कोई भी ड्रग का अगर पेटेंट खत्म हो रहा है तो ऑब्वियसली वो जो है जेनरिक ड्रग बन जाता है। पहले जो है इनोवेटर कंपनी जो होती है वो पेटेंट लेकर आती है, और अगर कोई भी ड्रग का पेटेंट वगैरह होता है तो वो उसे ऑब्वियसली मोनोपोलिस्टिक प्राइस के अंदर सेल कर सकती है। बट एक बार आपका पेटेंट वगैरह खत्म हो जाता है तो आपके ड्रग के प्राइसेस भी एकदम 50, 60, 70% के आसपास जो है वो गिर जाते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो फिर बाकी जो जेनरिक कंपनीज है वो अपना मैन्युफैक्चर करके वो ड्रग्स वगैरह जो है वो सेल कर सकती है। तो उस तरीके से आप देखोगे तो ये कंपनी जो है अपने नए नए ड्रग्स वगैरह के ऊपर लेकर आने के ऊपर मैक्सिमम फोकस कर रही है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वगैरह भी इंक्रीज करते जा रही है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका फॉर्मुलेशन और एपीआई प्लांट के अंदर इनकी जो 70% एपीआई रिक्वायरमेंट्स है वो इन हाउस ही ये लोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से मार्जिन के ऊपर और इंक्रीज देखने मिलता है। और ये लोग जो है वेरियस फॉर्म ऑफ ओरल सॉलिड्स, लिक्विड्स, आपका इंजेक्टेबल, सस्पेंशन, सिरप वगैरह के ऊपर भी फोकस करते हैं। बीटा ड्रग्स के ऊपर अगर आप पिछला कंपनी जो है वो कनेक्ट कर सके होगे तो इंजेक्टेबल्स के अंदर मार्जिन वगैरह भी हायर होते, तो बीटा ड्रग्स जो है इंजेक्टेबल्स वगैरह भी जो है वो प्रोवाइड करता है, फॉर्मुलेशन वगैरह भी प्रोवाइड करता है, तो उसके थ्रू इसके मार्जिन वगैरह भी जो है इंक्रीज हो जाते हैं। और ऑब्वियसली ऑन्कोलॉजी के अंदर काम करता है तो मार्जिन जो है एकदम थोड़े हाई लेवल पे ही होते हैं। बीटा ड्रग्स के केस में रेवेन्यूज बड़े फास्ट पेस पे इंक्रीज हो रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है, कंपनी अच्छी है, डिसेंट लेवल पे है। तो ये दो स्मॉल कैप कंपनीज थी, स्मॉल कैप फार्मा कंपनीज, जिनका मुझे डिस्कशन करना था। भाई अगर आपको लग रहा है कि कुछ कुछ टर्म्स वगैरह समझे नहीं है तो आप पिरामिड फार्मा वाला वीडियो देखो, फिर उसके बाद इसके पहले एक वीडियो बनाया गया था फार्मा कंपनीज के ऊपर सीडीएमओ वाला वीडियो, वो चेकआउट करो। और
फिर उसके बाद ये वीडियो पे आओ, ये समझो, और फिर आपको जो है पूरा कंप्लीट पिक्चर जो है वो समझ जाएगा, क्योंकि हर एक वीडियो के अंदर बेसिक्स रिवाइज करवाना फार्मा इंडस्ट्री के वो जो है वो पॉसिबल होता नहीं है। तो बाकी इस वीडियो को बस हम इतना ही रखें कि वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।